नमस्कार और शुभ होली। होली बीत गई है और उम्मीद है कि आप सभी की होली बहुत अच्छी रही होगी। हालांकि दिल्ली में कुछ नेताओं की होली ज़रूर अच्छी नहीं बीती होगी, जिसका कारण आप सभी लोगों को मालूम है। जेल में, तिहाड़ में किसी की भी होली अच्छी नहीं बीतती, जबकि कोशिश तो पूरी की गई थी कि इन नेता को, जिन नेता की मैं बात कर रहा हूं, उनको जमानत मिल जाए और होली वो अपने परिवार के साथ मना पाए। कारण आप सब लोगों को मालूम है। मैं बात मनीष सिसोदिया की कर रहा हूं। देखिए, कुछ समय पहले, 4-5 दिन पहले हमने मनीष और उनसे जुड़े कुछ किस्से आप लोगों को सुनाए थे। आप लोगों को पसंद आए और बहुत सारे मित्रों का, बहुत सारे दर्शकों का ये एक मानना था कि कुछ और किस्से उन लोगों के सामने आने चाहिए। तो मैं एक किस्सा उनके इस ताज़ा प्रकरण से जोड़ते हुए आप लोगों को कुछ घटनाएं सुना देता हूं। उसको आप किस्सा मान लें या आप उनको जिस तरीके से लेना चाहें आप ले सकते हैं। देखिए, सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। रिमांड मांगी, 5 दिनों की रिमांड मिली। उस रिमांड के बाद वो जमानत के लिए गए, सुप्रीम अदालत गए। वहाँ से उन्हें कहा गया कि आप निचली अदालत में जाइए। वो निचली अदालत में गए। उसके बाद सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद फैसला 10 तारीख तक टाल दिया गया, 10 मार्च तक। बीच में होली आ गई, तो जाहिर सी बात है कि स्पष्ट हो गया कि होली तो जेल में बीतेगी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। 5 दिन की रिमांड खत्म हो गई। उस रिमांड के बाद कोर्ट ने उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया 20 मार्च तक के लिए। तो क्या 20 मार्च के बाद सिसोदिया बाहर आ जाएंगे, उनको जेल से छुटकारा मिल जाएगा? इस बात को थोड़ा समझिए और फिर इसी से जुड़ते हुए कुछ किस्से मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बहुत सारे लोगों का यह भी मानना है कि मैं स्पष्ट तौर पर यह क्यों नहीं बता रहा कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट हैं कि नहीं। देखिए, लोकतंत्र में वोट की एक कीमत होती है और वोट की कीमत यह है कि आप जिसको वोट देते हैं उसको चुनकर आप सत्ता पर बिठाते हैं, ये सोचकर कि वो आपके लिए बेहतर काम करेगा। तो दिल्ली में आप लोगों ने इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को और उनके नेताओं को सत्ता में बिठाया है। अब वो लालच में बिठाया है या लाभ में बिठाया है, ये आप बेहतर समझते हैं। तो बिना अदालती कार्रवाई के और बिना अदालत के कमेंट के, बिना अदालत के फैसले के ये कहना कि कौन आदमी भ्रष्ट है और कौन आदमी ईमानदार, ये उचित नहीं है। अगर नेताओं की बात करेंगे तो नेताओं की जब खाल खंगाले जाएंगे तो कोई नेता हिंदुस्तान में शायद ही ईमानदार बाहर निकल कर आए। खैर, मैं उधर नहीं जाता, मैं कोर्ट की बात कर लेता हूं। अब देखिए, तो क्या 20 तारीख जब तक न्यायिक हिरासत में वो हैं और 10 तारीख को अदालत अपना फैसला सुनाएगी, तो क्या 10 तारीख को यानी 10 मार्च को मनीष बाहर आ जाएंगे? सीबीआई वाले मामले में क्या उनको जमानत मिल जाएगी? हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन बाहर आने में अड़चन है और अड़चन की सबसे बड़ी वजह है ईडी। ईडी की अब एंट्री हो गई है। ईडी ने जेल में जाकर उनसे 6 घंटे से ज्यादा लंबे समय तक पूछताछ की है। और ईडी क्यों पूछताछ करती है? 1956 की बनी ये एजेंसी आखिर पिछले कुछ सालों से इतनी ताकतवर क्यों हो गई है? अगर पिछले साल 2022 के जुलाई महीने का आपको कि मैं याद दिलाऊं आपको, तो उस वक्त सुप्रीम अदालत ने, चूंकि कुछ पीआईएल डले थे ईडी के खिलाफ कि उनको बहुत ज़्यादा अधिकार मिले हुए हैं, वो किसी को कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो सुप्रीम अदालत ने कहा कि नहीं, उनको ये अधिकार बिल्कुल उचित मिले हुए हैं और उनके इस अधिकार में कोई दखलंदाजी नहीं की जा सकती, नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि एक स्वतंत्र संस्था है, वित्त मंत्रालय के अधीन आता है और वो कार्रवाई करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। और साथ साथ अदालत ने ये कहा था कि वो इसके लिए भी बाध्य नहीं है
कि वो आपको कागज दिखाए या आपको वो रिपोर्ट दिखाए कि क्या रिपोर्ट उसने दर्ज की है आपकी गिरफ्तारी के लिए। आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत ईडी को दी गई। और इसका विरोध भी हुआ, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। मीडिया में भी इस पे सवाल खड़े किए गए कि भाई अगर कोई भी सरकार चाहेगी, चूंकि सरकार के अंतर्गत ईडी है, तो कोई सरकार चाहेगी तो बिना किसी आरोप के, बिना किसी कारण के ईडी को लगा देगी और ईडी उठा के पहले तो अंदर कर देगा। हो सकता है, हो भी रहा होगा। तो अब जब ईडी की एंट्री हो गई है तो 10 तारीख को जो अदालत के फैसले आने हैं जमानत वाले मामले में, आप ये मानकर चलिए कि उससे एक दिन पहले यानी 9 तारीख को ईडी अब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी, यानी कि गिरफ्तारी की कार्रवाई वो पूरी कर देगी। सीबीआई की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो जेल में है। अब इधर से अगर जमानत सीबीआई की तरफ से मिल भी जाती है सीबीआई वाले मामले में, क्योंकि सीबीआई ने कहा है कि इनको हम दोबारा भी बुला सकते हैं, वैसे ही अदालत ने 20 तारीख तक के लिए उनको भेजा हुआ है जुडिशल कस्टडी में, तो न्यायिक हिरासत में 20 तारीख तक वो हैं। अब परिस्थिति ये बनती है कि अगर 10 तारीख को जमानत मिलती भी है तो उससे पहले क्या ईडी इनको अपने इन मामलों में गिरफ्तारी की तरफ नहीं बढ़ेगी? ईडी की एंट्री, इसका मतलब समस्या गंभीर। अब मनीष के लिए आने वाले दिन थोड़े कठिन होने वाले हैं। और ईडी ने देखिए क्या किया। ईडी सिर्फ जाके पूछताछ सीधे नहीं कर रही है, ईडी 2 और लोगों को पहले गिरफ्तार करके तब ले गई, सामने सामने बिठा करके पूछताछ की। हैदराबाद के बिजनेसमैन हैं अरुण रामचंद्र पिल्लई। शराब की जो नीति बनी है उसमें, उस नीति बनाने के लिए, ऐसा ईडी का दावा है, ईडी का कहना है कि उस नीति को बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई। व्यापारियों ने दी, भाई सरकार को दी, और उसमें 2 लोगों के नाम पहले आए, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप ढल। ये जो व्यापारियों का समूह है, शराब वाले व्यापारियों का, उनके ये दक्षिण भारत में प्रतिनिधि हैं। अब इन पूरी परिस्थितियों में अब हुआ क्या कि इन दोनों लोगों को पहले गिरफ्तार किया ईडी ने, और फिर मनीष के नाम का खुलासा हुआ। ईडी पहले ही जांच तो कर ही रही थी। होगा क्या कि ईडी अपनी बात सीबीआई से शेयर करेगी, सीबीआई अपनी बात ईडी से शेयर करेगी। अभी और बहुत सारे इसमें पेच धीरे धीरे खुलते जाएंगे। मतलब एजेंसियों का चंगुल अब मनीष के लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है, और इसीलिए केजरीवाल बौखलाए हुए हैं। अब केजरीवाल क्या कह रहे हैं? क्या वो कह रहे हैं कि क्या वो पूरे देश में घूमेंगे, बात करेंगे और लोगों को कहेंगे कि भाई हमने तो बहुत ईमानदार व्यक्ति को मोदी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है और ये ठीक नहीं है। एक बात और मैं इसके साथ जोड़ देता हूं, इस पूरी घटना के साथ। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री इन दोनों जगह जहां बैठते हैं, पीछे कुछ तस्वीर लगी होती है। हर मंत्रालय में आप देखेंगे, हर मुख्यमंत्री, पुलिस अधिकारी बैठेगा तो पीछे सत्यमेव जयते लिखा होता है, नेशनल एम्बलम लगा होता है। तो पीछे अक्सर एक तस्वीर महात्मा गांधी की और दूसरी तस्वीर किसी एक व्यक्ति की, राष्ट्रपति की होती है, कहीं कहीं प्रधानमंत्री की होती है, कहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों की होती है, या किसी बड़े व्यक्ति की, पुराने किसी दिवंगत व्यक्ति की भी लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी गैंग ने क्या किया कि उन्होंने सरकारी दफ्तर से तस्वीर गांधी की हटा करके भगत सिंह की लगाई और एक तरफ भीमराव अंबेडकर की। अब 2 तस्वीरें लगी हुई हैं, एक संविधान के लिए और एक शहीद भगत सिंह की। जिस व्यक्ति ने, जिस सरकार ने, जिन लोगों ने गांधी की तस्वीर अपने दफ्तरों से बाहर कर दी, वो सबसे पहले गांधी के आगे मत्था टेकने जाते हैं जब जब इन पर आफत आती है या आफत आती हुई दिखती है।
तो ये इनके विचारों का विरोधाभास है। नतीजा क्या होगा आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अब देखिए, ईडी जब इस मामले में घुसी है तो मामला क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का हेरफेर, पैसों का लेन देन, गलत तरीके से पैसों का ट्रांजैक्शन। तो जब पैसे के मामले स्पष्ट तौर पर जब दिखने लगेंगे और उस पर सरकार की एजेंसियां जब काम करने लगेंगी तो निश्चित तौर पर सत्ता में बैठे लोग को उनसे मुश्किलें होने लगेंगी। और जो मुझे दिखता है कि आने वाले दिनों में मनीष को और अरविंद केजरीवाल को होने वाली है। अब मैं इससे जुड़ी कुछ कहानियां, कुछ किस्से आपको बता देता हूं, कुछ घटनाएं। 2013 की बात है, 2013 नहीं, सॉरी 2011 की बात है। ठंड का मौसम था और ठंड मतलब आप मान लीजिए कि नवंबर दिसंबर का ही महीना रहा होगा या नवंबर के आखिर का महीना रहा होगा। और बहुत सुबह सुबह अचानक सुबह 7 बजे मनीष का मेरे पास फ़ोन आया कि जल्दी तैयार हो जाओ, 15 मिनट में मैं तुम्हारे घर के नीचे आ रहा हूँ, कहीं चलना है। 7 बजे नहीं बल्कि और पहले, जबकि कोहरा था उस दिन और थोड़ा ठंड थोड़ी ज़्यादा थी। तो मैं सुबह जगा ही था, तो मैं अचानक उतर के फिर नीचे मैं आ गया। अपने सोसाइटी के गेट पे मैं खड़ा रहा। मनीष अपने उन दिनों ऑल्टो गाड़ी से घूमते थे मनीष, तो मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठकर उन्हीं की गाड़ी से हम आगे बढ़े। फिर मैंने पूछा मनीष कहाँ जाना है, क्योंकि ये वो दौर था जब कहीं जाना हो, आना हो या कोई भी फैसला लेना हो तो एक दूसरे के से ये नहीं पूछते थे कि कहाँ जाना है, पहले बता दिया कि यहाँ चलना है, उसके बाद फिर बताते थे कहाँ जाना है। फिर मैं मनीष की गाड़ी में बैठा और हम लोग आगे बढ़े। मनीष ने कहा कि हमें छतरपुर जाना है। तो जहाँ मैं रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, वहाँ से छतरपुर बिल्कुल दूसरी छोर पे है, दूसरे छोर पे, दूसरी तरफ। तो काफ़ी दूरी, मतलब आप मान के चलिए कम से कम 1.5 घंटे का सफ़र होगा। सुबह का समय है, कोहरा है, तो उतना वक्त तो लगना ही था। फिर भी हम लोग पहुँचे। हुआ ये था कि छतरपुर के पास एक झुग्गी बस्ती में रात में बुलडोजर चला दिया था एमसीडी वालों ने। उन दिनों अवैध अतिक्रमण को लेकर के दिल्ली सरकार बहुत सख्त थी, और ये इन दिनों जो उत्तर प्रदेश की सरकार में बुलडोजर का जो पूरा दौर चला हुआ है, ये दौर उस समय कांग्रेस की सरकार, शीला दीक्षित की सरकार दिल्ली में उस बुलडोजर के सहारे बहुत सारे अतिक्रमण को हटाने का काम करती थी। तो बुलडोजर चल गया और भी ठंड का मौसम, जब हम लोग पहुँचे तो पूरी बस्ती झुग्गी बस्ती थी जिसको उजाड़ दिया गया था, और महिलाएं, बूढ़े, बच्चे सब ठंड में बिल्कुल कांपते हुए बाहर बैठे हुए थे। बहुत बुरा लग रहा था देखकर, क्योंकि एक तो सरकार की नीतियां समझ में नहीं आती कि पहले झुग्गियां बसने देती हैं फिर उनको उजाड़ती हैं। तो ये खैर इस पे भी बहुत बात मैं नहीं करूँगा। फिर वहाँ हम लोग बात करने लगे। अब वहाँ पे कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को हमने बुलाया, कुछ को मनीष ने बुलाया कि उनकी जितनी मदद की जा सकती है की जाए। अब एक गाड़ी से हम आए, 1-2 गाड़ियाँ और आ गई, 3-4 गाड़ियाँ जब वहाँ पहुँच गई और हम लोग जब बात करने लगे, अचानक पुलिस की कुछ जिप्सियाँ आ गई, 3-4 दंदनाती हुई। अब दिल्ली पुलिस की जिप्सियाँ आई और उन्होंने आकर के अपने पूरे रोबेले अंदाज में कि भाई तुम कौन हो और क्यों बात कर रहे हो और क्या है मामला, आप क्यों यहाँ आए हैं। तो फिर हमने बताया कि भाई मैं तो मीडिया का आदमी हूँ, मैं इस चैनल का सीईओ हूँ और मैं आया हूँ जांच करने, बात करने कि भाई क्या मामला है। तो वो थोड़े से सकपकाए, चूँकि अगर मीडिया की बात आप नहीं करते तो शायद और भी धौंस दिखाते वो। मैं इस घटना का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जब पुलिस की जिप्सियाँ आई तो मनीष बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने कहा कि अब आप ही को बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये तो हमारी बात सुनेंगे नहीं। और उन दिनों इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मामला था, अन्ना का मूवमेंट हो चुका था, कुछ लोग मनीष को जानते थे लेकिन मनीष उतने पॉपुलर नहीं थे। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की लाठियां पड़ सकती थी और पुलिस उन दिनों कभी भी किसी को दिल्ली में वैसे ही लठ बजाया करती थी जैसा कि इन दिनों उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
खैर, हुआ यूं कि मैं एक किस्सा इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, ईडी के एंट्री के बाद मनीष जिस किस्म से डरे हुए हैं, या उनका डर अरविंद केजरीवाल के जरिए जो बाहर आ रहा है, उसको समझने की कोशिश करिए। क्योंकि पुलिस की जो कार्रवाई है और पुलिस के जो तरीके हैं और पुलिस की जो गलत तरीके भी हो सकते हैं, उन तरीकों की वजह से इन हर किसी को एक डर लगता है, और वो भी तब जब अगर आपने थोड़ी भी गलती की हो, तब तो डरना लाजमी है। हालांकि हम बार बार ये बात करते हैं कि पुलिस दोस्त है और पुलिस से डरना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा दिखता नहीं है, ये परिस्थिति बदल नहीं पाती है। यहाँ ब्रिटेन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ ब्रिटेन में पुलिस वाकई दोस्त है। आपको सड़क पर पुलिस नहीं दिखती है, घटना घटती है तो वक्त नहीं लगता है पहुँचने में। खैर, तो वो डरे हुए थे, और उनका डर मुझे आज इस ईडी और सीबीआई की एंट्री के बाद ना, वो डर का चेहरा मुझे बार बार याद आ रहा है। तो हमने कहा कि वो किस्सा भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, जरा बताऊं। एक घटना ये थी। एक घटना इससे पहले अन्ना का जब मूवमेंट था, चल रहा था, तो एक दिन अचानक रात में ये खबर उड़ी कि सरकार अब मूवमेंट में ये जो आंदोलन चल रहा है, अन्ना को आज रात को पुलिस उठा लेगी और उठा करके उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा, क्योंकि 9-10 दिन हो गए थे और अन्ना की स्थिति खराब हो रही थी, तो उनको अस्पताल में एडमिट कराया जाएगा। हालांकि पीछे एम्बुलेंस थी, पूरा कॉन्वॉय था, और नरेश तिरहन की पूरी गाड़ियां लगी होती थी कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका इलाज किया जाएगा। लेकिन खबर आई कि सरकार से कि भाई सरकार की तरफ से ये घटना घट सकती है और उठाया जा सकता है। और स्वामी रामदेव के साथ घटना आप सब लोगों को याद ही होगा कि उनको सलवार पहन के भागना पड़ा था जब चिदम्बरम ने लाठियां गिरवा दी थी वहाँ पर रामलीला मैदान में। तो ये एक मन में डर लगा हुआ था। उस दिन शाम में जब मैं मैदान से घर की तरफ आ रहा था, तो मनीष ने मुझे रोका और कहा कि थोड़ा रुक जाओ आज, और थोड़ी देर और रुक जाओ। और बार बार, चूँकि ये सूचना आ गई थी, सूचना हम सब लोगों को मालूम थी, और बार बार वो इस बात का जिक्र कर रहे थे, यार ये पुलिस पता नहीं कैसे करेगी, यार ये डर लग रहा है कि ये उठा के तो नहीं ले जाएगी। मैं किससे सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ऊपर से जो चीज़ें दिखती हैं वो अंदर से कैसी होती हैं, उसके तह तक जाने की कोशिश करनी चाहिए और समझना चाहिए कि क्या है मामला। तीसरी घटना बताता हूँ, और बाकी घटनाओं की तस्दीक के लिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन घटनाओं के बारे में जानते होंगे और सुन रहे होंगे, तो वो इन घटनाओं की तस्दीक भी करते होंगे। तीसरी घटना, एक बार एक प्रदर्शन के लिए जाना था, और ये तय हुआ कि इस प्रदर्शन में कौन कौन लोग जाएंगे वहाँ पर एजिटेशन के लिए। अरविंद केजरीवाल एक जगह जाएंगे, एक तरफ कुमार विश्वास जाएंगे, एक तरफ मनीष कैंप करेंगे। उस समय संजय सिंह की एंट्री हुई नहीं थी, और थे तो साइड में थे, उनको उतना कोई महत्व दिया नहीं जाता था। कहीं कहीं उनको अलग अलग किस्म के काम सौंपे जाते थे। खैर, तो बार बार मनीष ने कुमार विश्वास को कहा, ये उन्हीं के घर की बात है, कुमार विश्वास के घर पर, कि तुम चले जाओ, मुझे आज रहने दो, मुझे आज मैं इधर चला जाता हूँ, उधर चला। तो कुमार विश्वास ने कहा कि भाई, पुलिस की लठ से सिर्फ तुम्हें डर लगता है, बाकियों को भी तो लगता होगा, उनके डंडे कौन खाएगा। और उनके किस्से बहुत सारे हैं। उन्होंने जब लाठियाँ जब गिरनी शुरू हुई थी दिल्ली पुलिस की, तो एक पुलिस अधिकारी को कहा था, चूँकि उस पुलिस अधिकारी की पत्नी एक टेलीविज़न चैनल की एंकर हुआ करती थी, पहले भी आज भी हैं, तो उनको कहा कि भाई बीवी तुम्हारी उधर लठ गिराती है और तुम इधर सड़क पे गिराओगे, कैसे चलेगा। खैर, तो मैं ये 3 किस्से आपको छोटे छोटे इसलिए बता दिए कि आपको इस बात का अंदाज़ा हो कि पुलिस का डर तो मनीष सिसोदिया को होगा, क्योंकि पहले से जो पुलिस से डरता रहा हो, और अब जब अपराध कहीं ना कहीं दिखता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि बिना किसी अपराध के इस तरीके से सारी बातें नहीं होती हैं, तो उस डर का तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो अब परिस्थिति ये है कि ये मान कर चलिए कि 9 तारीख को ईडी
अब इनको अपने चंगुल में ले लेगी। और ईडी में फंसने का मामला है तो फिर समझिए कि मुश्किल है थोड़ी। ये मुश्किल बढ़ेगी। जो सो कॉल्ड ईमानदार थे, जिनके बारे में मैंने 2013 में कहा था कि ये देश के सबसे भ्रष्ट, सबसे बेईमान, सबसे मक्कार लोग हैं जो राजनीति में आए हैं, जो राजनीति बदलने का दंभ रखते हैं, दावा करते हैं, वो दरअसल किसी विदेशी ताकतों के, किन्हीं विदेशी ताकतों के नुमाइंदे हैं जो देश को ख़राब करने के लिए आए हैं। हालांकि बहुत सारे लोगों को उस वक्त मेरी बात समझ में नहीं आई थी, पता नहीं अब भी समझ में आ रही होगी कि नहीं, लेकिन अगर आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई बात नहीं। हमारा काम है बातें आपके सामने रख देना, दो टूक सपाट सच। फिर मिलेंगे, बात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।